हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। मेरे साथ डिबेट में यकीनन आपको नज़र आ रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। और थैंक यू वेरी मच सुमित जी फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा, बात करेंगे आज 2-3 दिन पहले हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक एयरबेस बनाने का अनाउंस किया, ऐलान किया। और मैंने जो स्टोरी पढ़ी तो उसमें ये था कि शायद 130 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेट पाकिस्तान बॉर्डर से दूर है, और उन्होंने कहा कि इससे हमें जो टाइम है वो बचत होगी, और हमारे जो जेट फाइटर्स हैं वो आराम से उड़ के, और काफ़ी क्योंकि जेट फाइटर वैसे ही बहुत स्पीड से जाते हैं, तो उनको जाना और रिस्पॉन्स करना वो ईज़ी हो जाएगा। क्या जी, है इसके पीछे पाकिस्तान के साथ क्योंकि करीब है, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा हो गया। यार बेसिस तो पता नहीं और भी बहुत बेशुमार होंगे हिंदुस्तान के पास, मुझे सबका नहीं पता। लेकिन क्या मेन वजह क्या थी इस एयरबेस को बनाने की? देखिए फागर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आपने सही कहा कि आपके सवाल में काफ़ी सही सवाल हैं, क्योंकि कारण ये है कि आपने बोला भाई फाइटर जेट की स्पीड तो मैक 3 पे है, तो बिल्कुल, 130 किलोमीटर तो कुछ होता ही नहीं। मतलब बिल्कुल। 130 किलोमीटर फाइटर जेट के लिए क्या होता है? कुछ कुछ मिनटों भी की नहीं, बात है। कुछ भी नहीं। मतलब जितने टेक ऑफ लैंडिंग में शायद ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब बिल्कुल सर। और एक और एयरबेस बनाने का कारण क्या है? देखिए, जी, पहली बात तो ये है, कुछ क कई सारे पहलू हैं। देखिए, एक हम अपने इस साइड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक हमारा सागरमाला करके इनिशिएटिव है, जिसमें हम पूरे रीजन की सुरक्षा को लेके बात करें। आपने अपना सैटेलाइट भी लॉन्च जी, किया, जिसका हम एक्सेस अभी पूरे अपने जो बाकी कंट्रीज हैं उनको दे रहे हैं, अपने साथ की कंट्री जो जी, है। एक आप देखिए 2-3 चीज़ें हुई अगर आप थोड़ा क्लोज़ली इसको मॉनिटर करें। पहले हमने अपना अंडमान अंडमान जो है ना, अंडमान निकोबार दोनों तरफ से जो नीचे अंडमान कमांड को हमने स्ट्रेंथन किया, क्योंकि चाइना से जो रास्ता आता है, जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से, वहाँ से बहुत पास है। तो उसको वहाँ एयरफील्ड्स बनाए गए, बेसेस बनाई गई, काफ़ी मिसाइल सिस्टम लगाए गए, काफ़ी चीज़ें अपग्रेड की। जी, जो ओपन मीडिया में बातें आपने भी पढ़ी होंगी, तो वो जी, चीज़ें वहाँ हो रही हैं। उसके ऊपर जो हम आ रहे हैं, अब हमने गुजरात पे स्ट्रेंथनिंग करने की काम शुरू किया, क्योंकि नीचे काफ़ी कुछ हो गया है और बाकी वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है? तो ये हमारा नीचे का प्रोग्रेस। अगर हम ऊपर की जी, बात करें, तो अब गुजरात में ठीक है, हमें अपने एयरबेस को बढ़ाना है, हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है। एक रूटीन चीज़ें ये चलती रहती है, राइट? ये सब मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट, नए फाइटर लाना, हेलीकॉप्टर लाना, एलसीएच वगैरह, ये सब पे हम बात कर चुके हैं, रूटीन चीज़ रही है। जी, बिल्कुल। गुजरात में एक चीज़ है जो आपके सवाल में ही जिसकी तरफ इशारा था। जी, जी, भाई 30 किलोमीटर है, तो वहाँ नई एयरबेस बनाने का मतलब क्या है? एक कुछ जी, जी, एक मिलिट्री रीज़न्स होंगे कुछ, जिस राइट। कारण बनाया होगा, और जो ओपन डोमेन में नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे नहीं पता होगी। पर एक और रीज़न है जो मैं आपको बताऊँगा कि आपके पाकिस्तान में एक जगह है केटी बंदर। केटी केटी बंदर, बंदर। हाँ, केटी बंदर आपको भी पता, मुझे भी पता किस लिए फ़ेमस है। केटी बंदर में मैंग्रोव्स है, बॉर्डर बहुत बड़ा उल्टा-सीधा है, जी, और वहाँ बिल्कुल। छोटी-छोटी नाव में लोग इधर-उधर जाते हैं। बिल्कुल। ये जो दाऊद इब्राहिम की कंपनी है, ये डी कंपनी कहते हैं, ये जो चमन बॉर्डर से ड्रग्स आते हैं, जी, इनकी जो रूटिंग होती थी, पहले होती थी अंडमान निकोबार से इंडिया के अंदर। जब अंडमान निकोबार वाला सिस्टम टाइट हो गया, अब जी, केटी बंदर वाला रूट यूज़ किया जाता है। केटी बंदर के थ्रू ये ड्रग्स इंडिया में गुजरात के थ्रू यहाँ लाए जाते हैं। जी, मतलब ये है, देखिए यही तरीका नहीं, और भी है। बट जो बड़ा एक जहाँ है, यहाँ ये लाया जाता है। और वहाँ की टेरेन ऐसी मैंग्रोव्स है, मतलब कहीं पानी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो वहाँ पे उसको मतलब इफेक्टिवली मैनेज करना आसान नहीं है। और ये मेनेस बढ़ता जा रहा है। जो ड्रग्स का इंडिया में आना-वाना कम हो गया, इसीलिए जो बड़े-बड़े ड्रग्स के कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं हमारे पोर्टों में, वो क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि जो अल्टरनेट रूट है, वो कहीं न कहीं बंद हो रहे हैं। ओके। अल्टरनेट रूट कहीं न कहीं बंद हो रहे हैं, इसलिए मजबूरी में कंटेनरों-वंटेनरों में भर के जा रहे हैं। अभी हमने शायद 12,000 करोड़ या 1200 करोड़ की एक शिपमेंट पकड़ी। अभी कुछ 10-15 दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था। जी, मुझे याद नहीं 1200 या 12,000 करोड़ है। मतलब दोनों में से एक है, आई एम सॉरी, आई डोंट जी, रिमेंबर द नंबर जी, करेक्टली। जी, जी, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया। अब यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ एयरबेस बनेगी, इसकी कवायद भी काफ़ी टाइम पहले शुरू हुई, ज़मीन भी हुई थी, पर इसको बनाना कहीं न कहीं प्रायोरिटी में था नहीं। अब जब से ये एक्टिविटी बढ़ी है, इस एरिया को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो आप एयर पावर से एक डिटरमेंटल फोर्स होगा, एयर पावर। ड्रोन्स होंगे, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट होगा, अनार्म्ड सर्वेलेंस व्हीकल्स होंगे, जी, और इन सब चीज़ों के कारण आपको इस एरिया को कहीं न कहीं सील करने की ज़रूरत है। जी, क्योंकि अगर आप केटी बंदर को सील नहीं करोगे, तो कहीं न कहीं ये जो मुसीबत है, ये रुकेगी नहीं।
इस मुसीबत को रोकने के लिए मुसीबत रुकेगी तो पैसे रुकेंगे तो टेररिस्ट फंडिंग रुकेगी। देखिए सारा जी। चीज़ तो पैसे से चलता है। और अगर यहाँ हमने ड्रग्स को रोक लिया तो दुनिया में एक जो आगे ड्रग्स का चेन बढ़ता है, वो हुँ। भी कहीं न कहीं टूट जाएगा या कम हो जाएगा, काफ़ी त हद तक कम हो जाएगा। तो एक आइडिया ये भी है कि भाई हमें यहाँ पे एक एयरबेस बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब आप ये भी जानते हैं अच्छा कि हाँ, जी। अच्छा, एक एक मतलब बेसिकली मैं जो उन्होंने वहाँ पे स्पीच की थी, तो उनका एक आर्टिकल मैं उस हवाले से पढ़ रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा उनके विज़न के हवाले से कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, गालिबन सगार उन्होंने सागर, सागरमाला। Sagarmala. Okay. India's engagement in the Indo-Pacific region is inclusive, he said. Today, from the international security to the global trade, maritime security has emerged as a global priority. The role of the merchant navy has also expanded in the era of globalization. ये मतलब उनकी जो जी, स्पीच थी मैं उनके बस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं उस पे थोड़ा सा आपका कमेंट जी, चाहूँगा। देखिए सागर वही है जो अभी आपने बताया, बिल्कुल। राइट? तो अब एक सागरमाला प्रोजेक्ट भी जिसके अनुसार हम कई सारे अपने पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी को तो मैंने सर आपको डायरेक्ट बता दिया कहाँ एग्ज़ैक्टली। ये बॉल जी, कहाँ जी। इसका निशाना कहाँ पे है। राइट। बॉल का निशाना एग्ज़ैक्टली कहाँ पे है, वो कहते हैं ना क्या कहते हैं ब्लॉक होल, जिसे जी, जी। यॉर्कर जहाँ लगाते हैं ना, तो ब्लॉक होल क्या मैंने आपको बता दिया ब्लॉक होल है और जी, उसकी जी। ज़रूरत क्या पड़ी। और मेन एक रीज़न ये भी है, बाकी भी जियोपॉलिटिकल रीज़न्स होंगे, मिलिट्री रीज़न्स होंगे बट जी। सिक्योरिटी मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो एक रीज़न है। सागरमाला में एक और ऑप्शन है क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमने अपने पोर्ट्स बढ़ाने हैं। क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप सागरमाला को ऑपरेशन गति के साथ जोड़ें जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांजिट होगा, ये वो जी, फास्टेस्ट रूट्स होंगे, डेडिकेटेड जी, फ्रेट कॉरिडोर्स होंगे, ये होंगे, ताकि फैक्ट्री से मालाएँ मिनिमम टाइम में सी पहुँचे, मिनिमम टाइम पे समुद्र पे चढ़े और जाएँ। राइट, हम अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करने की सोच रहे हैं आने वाले 6 सालों में। तो करीब-करीब हम हमारा आइडिया है कि आने वाले 6 से 10 सालों में हम $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें और उसमें से 80 से 90% माल जाएगा सी के थ्रू। तो ये ओके, जो सागरमाला है, ये जो हमारा ऑपरेशन गति है, तो ये जो नए पोर्ट्स हम बना रहे हैं, पूरे अपने जो हमारा नीचे का वी शेप है कंट्री का उसके आस-पास, ये सब उसी इनिशिएटिव का पार्ट है। उसमें मर्चेंट नेवी का रोल मोदी जी ने समझाया, बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आपको 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है, देखिए अगर कोई एक्सपोर्ट जहाज में तो डाल के होंगे नहीं ना समुद्र के, सॉरी बिल्कुल। हवाई जहाज में तो होंगे नहीं, समुद्री जहाज में बिल्कुल, शिप के ज़रिए होगा। ठीक है? मर्चेंट नेवी का रोल आता है और मैरीटाइम सिक्योरिटी का रोल आता है क्योंकि अभी हमने देखा काफ़ी बड़े-बड़े ड्रग्स की कंसाइनमेंट वगैरह जी, पकड़ी जा रही है। जितना हम सिस्टम को टाइट कर रहे हैं, तो पोर्टों को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इसमें छुपा के भेजें, कभी उसमें छुपा के भेजें। तो अभी एक बड़ा दिलचस्प वो किस्सा भी देखा था मैंने, एक कोई कहीं ड्रग पकड़े गए तो सीएनएन का कोई कॉरेस्पोंडेंट वहाँ वो उसको कवर करने गया। जब जी, वो जब वो जलाए गए तो उसको भी थोड़ा बहुत तो वो तो भून गया 1 मिनट में ही। आग से 1 मिनट वो भून गया। वो जी, बात जी, अलग है। देखिए ये चीज़ आदमी और आदमी की नस्ल को बर्बाद कर रही है। पर ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल। बिज़नेस है। तो इसीलिए इस सब चीज़ों को कहीं न कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। मोदी जी ने उसमें ये भी बोला था, बोला देखिए अभी जो मेक इन इंडिया है, अभी हम करीब-करीब फ़खर भाई 2 बिलियन से ज़्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट हमने शुरू कर दिया। जी, 70 से ज़्यादा कंट्रियों में हमारा माल जा रहा है सर डिफेंस का। करीब 500 से 800 आइटम है, ऐसी अभी 100 आइटम हमने पीछे और ऐड करी थी इसी मीटिंग में। जी, ऐसी है जो नॉन इम्पोर्ट लिस्ट में है कि भाई इम्पोर्ट आप नहीं कर जी, सकते। अभी आपने देखा डिफेंस एक्सपो में अफ्रीका की सारी कंट्री आई थी। हाँ, अफ्रीका से करीब 64 कंट्रियाँ थी हमारे पास। देखिए अफ्रीका को क्या चाहिए? एक रिलायबल और एक स्केलेबल टेक्नोलॉजी चाहिए। यस, देखिए 110 मिलियन का जहाज़, $300 मिलियन का जहाज़ वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, उन्हें चाहिए जो रीज़नेबल हो, स्केलेबल हो और जहाँ हम उनका ना वो खून चूसने के लिए नहीं बैठे। बिल्कुल ठीक। डायरेक्ट बोलो। तो वो दवाई की बात करें, वो आप सोलर की बात करें, वो हम आईटी की बात करें, इंफ्रा की बात करें या वो डिफेंस की बात करें, वो सब हम जी, उनको दे सकते हैं। आने वाले टाइम में अफ्रीका हमारा बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है क्योंकि हमारी गुडविल वहाँ अच्छी है। चाइना ने यस, वहाँ डेट ट्रैपिंग कर रखी है, चाइना का नाम खराब है। तो अब और मैं फ़खर भाई आपको बोलूँ आने वाले जी, 7 सालों में वी आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स ऑफ $7 बिलियन विदिन 10 टू जी, 15 इयर्स। अराउंड 15 इयर्स फ्रॉम नाउ 10 टू 15 इयर्स वी आर टारगेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ $100 बिलियन। जी। अभी हम नट नंबर 1 इंपोर्टर थे, अब $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करने की पूरी कवायद में लगे हैं। ये बिल्कुल ये मतलब उन्होंने अपनी स्पीच में ये सारी चीज़ें जो है वन बाय वन उन्होंने काफ़ी डिटेल स्पीच की थी और उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला है कि क्या-क्या चीज़ें हम बना रहे थे और पहले हम इम्पोर्ट किया करते थे और अब हम
जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं, अपनी चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और और स्पेशली अपने फोर्सेस को ये सारा कुछ दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात की कि द इंटरनेशनल बॉर्डर इज़ जस्ट 130 किलोमीटर अवे if our forces, especially the air force, will be in DISA Galiban, हाँ, दे uh, सकते हैं। okay, we shall be able to respond in a much better way to any challenge on the western border. मतलब ये तो मैं डायरेक्ट यही कहूंगा कि ये तो पाकिस्तान ही वेस्टर्न बॉर्डर पे वाकया है और ये है भी। तो यहाँ से कोई ऐसा खतरा है क्या कि कहा जा सके ठीक है ये ड्रग्स वाली बात और ये तो एक शायद अमेरिका का भी ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं वो गालिबन नरेंद्र मोदी जी भी जानते होंगे और मियाँ शहबाज शरीफ भी जानते होंगे और जो बाइडेन साहब भी जानते होंगे और सब जानते व्लादिमीर पुतिन भी जानते होंगे कि सब वो जानते कौन उनको ऑपरेट कर रहा होता है। सब जानते हैं, बिल्कुल सब जानते। देखिए हमारा क्या है, देखिए अभी भी जो गुजरात में बेसिस है, जी गुजरात छोटी सी जगह, बड़ी जगह तो है नहीं। जी जी बेसिस ऑलरेडी गुजरात में, ऐसा नहीं कि गुजरात में बेसिस है नहीं। और जो जी कुछ जी। गुजरात के एयरपोर्ट भी है हमारे, वो सिविल और मिलिट्री कंबाइंड। आप जैसे लैंड करोगे तो पाकिस्तान में भी इसी तरह की बहुत सारी जगहों पे पहले होता था, अब तकरीबन खत्म हो गया। जी तो जी। अब ये जो है वहाँ डिप्लॉयमेंट भी है, सब कुछ है। दिक्कत वो राइट। नहीं है फखर भाई, दिक्कत क्या है? दिक्कत है नए मैरीटाइम चैलेंजेस की। ओके। अगर हमें बिजनेस करना है, ये करना, देखिए आपने सही बोला, अगर मैक 3 पे राफेल उड़ रहा है तो 130 किलोमीटर तो कुछ नहीं होता। सेकेंड्स में से। 130 किलोमीटर के लिए आपको, अगर आप तोपों का वहाँ कोई एक कैंटोनमेंट बनाने या रेजिमेंट रखे तो समझ आता है। 130 बिल्कुल। किलोमीटर तोप के लिए फायदा, तो फाइटर जेट के लिए तो कुछ भी नहीं 130 कुछ किलोमीटर। भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, ये जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं ना, ये जो अब देखिए आज ड्रग्स आ रहे हैं, कल को हीरोइन आएगी, फिर हथियार आएंगे। जी। आज एक और समस्या है, ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है हथियार ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ड्रोन्स और ड्रग्स, डी फॉर ड्रोन्स, डी फॉर ड्रग्स और डी फॉर हम्म। दाऊद, तो तीनों ही चीजें हैं ये। 3 Ds। तीन तीन डी। तो ये तीन डी का जो 3D। कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं जाके भारत को तकलीफ दे रहा है। मतलब ये सबको हम्म। पता है, कोई इसमें छुपाई बात नहीं है। और हम चाहते हैं, देखिए हमारे सरजमीन को होते हुए ड्रग्स ना जाए, कोई ऑल्टरनेट रोड हो, कुछ हो, वो अच्छी बात है, वो अच्छी मैंडेट बात है। करेंगे। ये बिल्कुल, ये तो खैर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। टचवुड हमारे यहाँ ड्रग्स की समस्या अभी तक नहीं है। बट अगर गुड। हम लापरवाह रहे, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, आने वाले 10 साल 15 साल में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बेशक, एक बिल्कुल, स्टेट है बिल्कुल। हमारा पंजाब, वहाँ थोड़ी बहुत समस्या बढ़ गई है, ऐसा अच्छा, नहीं बढ़ अब गई है। सुमित जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जी 2000 में वो गुजरात के सीएम थे, उस वक़्त से वो ये सारी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पे वर्कआउट नहीं किया और इसको इसीलिए तकरीबन 14 ईयर्स से ज़्यादा लग गए इन सारी चीज़ों को होने में, क्योंकि वो शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे या जो भी मसले थे, उस वक़्त नहीं कर रहे थे, जिस वक़्त वो सीएम थे गुजरात के। देखिए, एक बार एक हमारे यहाँ पिक्चर बनी थी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो अजय देवगन की पिक्चर थी। उसमें ये बताया था कि नाम नहीं आ रहा, उसमें पाकिस्तान की वॉरी थी। पाकिस्तान ने एक एयरवे की जो रनवे तबाह कर दी थी, फिर उसको फिर रिपेयर किया, जैसे-तैसे जहाज़ों को उड़ाया गया, मतलब जी, जी। बड़ा लफड़ा हुआ उसमें, ठीक है? तो वो था कि देखिए, एक तो जब आपकी एयर बेसेस बनती है तो ज्योग्राफिकल अटेंडेंस आ जाता है। और अब जो नए जहाज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा रनवे भी नहीं चाहिए शॉर्ट होता। टैग अप करते हैं वो। और अब जो नए रनवे बन रहे हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी का मतलब है एडिशन इन पावर, ये तो एक ज़ाहिर-सी बात है, ये चाहिए और वेस्टर्न बॉर्डर पे चाहिए। जी। बट अब आप देखेंगे, जो पहला S-400 भी लगा था वो पंजाब की तरफ लगा था, ऊपर नहीं लगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऊपर याद है। अब लग रहा है, ऊपर अब लग रहा है, क्योंकि जी, जी, बिल्कुल। सीधी-सी बात है, चाइना एयरफोर्स के 40 जहाज़ अस्करडू में थे। काफ़ी टाइम में हुँ। अस्करडू में थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? 40-40 जहाज़, 40 जी, जहाज़ जी। का नंबर नहीं होता। तो हमें भी देखिए, मतलब हम भी तो इधर नज़र रखते हैं ना, कहाँ क्या हो रहा है, हाँ, लाज़मी बात है, बिल्कुल, कहाँ चीज़ें बिल्कुल। बदल रही है, क्यों बदल रही है। और देखिए अभी बाजवा साहब कह रहे थे जी पीस चाहिए, ये चाहिए, बाजवा साहब खुद ही बोल रहे हैं कि यार 5 हफ्ते बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ। अब बिल्कुल हो नया रहा है। कौन आएगा, उसके दिमाग में क्या है, क्या सोच है, क्या प्रोसेस है। अब शरीफ साहब रहेंगे, अब फिर आप नियाज़ी साहब पे तो 5 साल का वो लग गया, बैन लग गया, आ बैन, जाएँगे। हाँ, बैन हटेगा, नहीं हटेगा। तो चीज़ें काफ़ी वोलेटाइल है, मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी है। और साथ के साथ ये जो चीज़ है ना, देखिए फ़खर भाई, ये जो ड्रग्स है, ये नस्ल को बर्बाद कर देते हुँ, हैं। इनका इम्पैक्ट हुँ। बहुत बड़ा है, इनका इम्पैक्ट आप फाइनेंशियल ना सोचें, मतलब कुछ हज़ार ओके, करोड़ का इम्पैक्ट नहीं, इनका इम्पैक्ट है सीधी जनरेशन का ट्रेड ऑफ। और इस जनरेशन के नस्ल को खराब करने में हमें रोकना है, क्योंकि देखिए मोदी जी को भी 8 साल तो हो गए ना गद्दी पे। बिल्कुल, अब 8 साल बिल्कुल। पहले ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, आज ज़रूरत क्यों पड़ी? आंसर उसी में है। वो पहले दिन चाहते तो बनवा देते, उनके लिए कौन-सी बड़ी बात है। 8 साल बाद अगर बिल्कुल, उनको नौबत पड़ी, तो उसका कारण तो वो कुछ तो बदला 8 साल में। देखिए अंडमान से रूट रुक गया, अब यहाँ से आने लगा, तो इसीलिए इस चीज़ की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं ओके। केवल इसी कारण है, इस चीज़ की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है।
अच्छा वैसे हमारे टॉपिक का तो हिस्सा नहीं है, एफएटीएफ से कल पाकिस्तान निकला है, लेकिन क्योंकि इंडियन फॉरेन ऑफिस का उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है अरिंदम बागची साहब ने, जो आप लोगों के स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, और उन्होंने खैर मैं ये कहूँगा बहुत रिएक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन खैर उन्होंने अपना एक इजहार किया कि पाकिस्तान अब इन चीज़ों को रोकेगा, और टेररिज्म के हवाले से भी उन्होंने बात की, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन कुछ लोगों को मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, उनके हवाले दिए गए थे, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो अब भी पाकिस्तान के साथ ज्यादा करीब है ना कि हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि वो बड़े एक्सपर्ट लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि कोई आम आदमी या कोई आम हिंदुस्तानी, ऐसा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर आपका जी, जी, जी। रिएक्शन चाहूंगा। अगर भाई देखिए, जियोपॉलिटिक्स में अगर आप समझे, आप चेस के खिलाड़ी हैं, हम लोग चैंपियन में क्या फ़र्क होता है? चैंपियन 11वां मूव प्रेडिक्ट कर पाता, हम 3 पे रुक जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जियोपॉलिटिक्स में अगर आप 10-11 मूव प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो आपको बड़ा गेम प्लान समझ आएगा। बड़ा गेम जी प्लान क्या है? बड़ा गेम प्लान जिसमें आपको एक मसलन बता देता हूँ। देखिए, हमने रशिया से तेल लिया, हमने रशिया से कोल लिया, हम रशिया से S-400 ले रहे हैं। जी अमेरिका ने आप पे कोई सैंक्शन नहीं लगाया। जी ईरानियन ऑयल को लेके एक छोटी-मोटी कंपनी पे छोटा-मोटा सैंक्शन लगा और किसी को हाथ जी नहीं लगाया। ठीक है? उस दिन भी लोग क्या करते हैं, हाँ जी, इंडियन यूएस रिलेशनों में दरार, अब मतलब ये। एक जर्मनी से छोटा स्टेटमेंट आया, बोला इंडिया यूएस रिलेशनों में दरार। अब देखिए फगर भाई, अगर F-16 की बात करूँ, 80 जहाज है आपके पास, जी पर जहाज $5 मिलियन आता है, वो भी लॉकहीड मार्टिन क्या-क्या लगाएगा। 100 मिलियन का एक जहाज है, 100 मिलियन से ज़्यादा का। 5 मिलियन में इसकी सर्विसिंग और टायर बदले जाएँगे और कुछ होगा नहीं। जी जी। मतलब 5 मिलियन में अपग्रेड नहीं होता, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग वो तो एक बिल्कुल सही है, उसके ऊपर मैं क्योंकि उसी एक पे आ गया। जेट फाइटर्स तो एक बहुत महँगी दुनिया है बहुत सर, है। वो तो जो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, आप तो खैर बहुत रिसर्च है आपके पास, लेकिन वो तो एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है सर, वो मैं उसी पे राफेल हो, वो F-16 हो, F-35 हो या कोई और हो। मैं उसी पे आ रहा हूँ फगर भाई, जी, जी, तो प्लीज़। वो पैकेज दी गई। देखिए, ज़वेरी को मारने वाला ड्रोन या तो पाकिस्तान की एयर स्पेस से उड़ा या पाकिस्तान की ज़मीन छोड़ के गया। इस पे कोई डिनाई नहीं, मैं मैथमेटिक्स है, ये मैं इसमें अंदाज़ा नहीं है कुछ। सही, ये सही। गया तो यहीं से है। अब जो जी, लोग कहवा-वहवा पी के आए, फिर ज़वेरी की बीवी को आपने रखा, फिर उसी घर में मिलती है और उसी घर में एक खिड़की से ड्रोन आता है, मिसाइल छोड़ता है, ज़वेरी का काम तमाम हो जाता है, घर में किसी को कुछ नहीं होता। बाकी सब बिल्कुल, सेफ है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। ठीक है? अब फिर बाजवा साहब यूएस जाते हैं। यूएस में 1-2 चीज़ें आती हैं, कहते हैं F-35 का पैकेज मिल गया और ये एफएटीएफ के ग्रेड लिस्ट से आप बाहर निकल जाते हैं। एफएटीएफ के जी, ग्रेड लिस्ट में आप निकले और कंडीशंस। ये आपका तीसरा एग्ज़िट है। अब चौथी एंट्री कब होगी वो पता नहीं, पर तीसरा एग्ज़िट है अब तक। एंट्री एग्ज़िट बनी रहती है और मैंने कहा देखो इसमें जो उन्होंने बोला ना कंडीशंस और कैवेट्स, इसका मतलब है कि वो कभी भी रिमोट कंट्रोल दबा के अंदर कर सकते हैं। जी, जी। मगर भाई देखिए, मैं आपके एक शो पे डायरेक्टली बोल चुका था, मैंने कहा आपको ग्रे लिस्ट में डालने वाला यूएस, आपको ग्रे लिस्ट से निकालने वाला यूएस, क्योंकि 13 कंट्री यूएस के साथ वोट करती है। जहाँ यूएस वोट करता है वहाँ वो वोट करती है, कॉटरी है। ये जी, कबाल है जो इसको कंट्रोल करता है। अब आप देखिए एक बात, ये 2 चीज़ें पाकिस्तान को दी गई, ठीक है? आपने ज़वेरी के साथ जो भी डील हुई, जिसकी भी हुई, जो भी हुआ, वो कुछ न कहीं एक बैकग्राउंड में जी, सारी जी। चीज़ें चल रही जी, हैं। जी। यहाँ से आपने बोला जी मसूद अज़हर अफ़गानिस्तान में, तो वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो आया ही नहीं, किसने बोला हमारे यहाँ आया? ठीक है? यहाँ तालिबानी नाराज़ हो रहे, बॉर्डर पे फिर दिक्कतें हो रही है जी, जी। अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अपना गन पाउडर ड्राई रख रहा है। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ पूरा रिलेशन खराब नहीं करना है। अगर सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद है तो एक रोशनदान खुला रख रहा है। हुँ। अमेरिका पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक चीज़ दे रहा है, यार हम आपके साथ भी, ऐसा ना हो कि आपके लोग ही आपके अगेंस्ट हो जाए। अगर कल को पाकिस्तान में काम करना पड़ा, अगर तालिबानी बिगड़ गए, जी, जी। अगर तालिबानियों को चाइना ने सपोर्ट दिया तो तब हुँ। क्या होगा? तो इसीलिए वो जी। चीज़ें यहाँ से रशिया वोलेटाइल है। मान लीजिए आपने रशिया को सँभाले, यहाँ से चाइना ने तालिबान को एक्टिवेट कर दिया तो? जी, जी। तो चीज़ें बहुत बदल रही हैं। अब अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखेगा, थोड़ा सिमेंटिक्स देखेगा, थोड़ा लेकिन सुमित जी एक चीज़ तो ख़ैर बड़ी क्लियर है कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो कंडीशंस थी 27, एक थी 39, दूसरी थी पहले उसको फ़रवरी में जब हुआ 2022 में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इतनी रह गई हैं, फिर जून में कहा गया कि इतनी, बल्कि जून में कहा गया कि सारी कंप्लीट हो गई है। लेकिन क्योंकि सितंबर-अक्टूबर में हमने अपना एक मिशन भेजना है, वो लोकली जाके देखेगा कि जी। वाक़ई ये चीज़ें हैं भी कि ये सिर्फ़ हमें पेपर वर्क करके और इन्होंने पकड़ा दिया। तो खैर ऐसा आसान तो मैं कहूँगा कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई और हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं बहरहाल। जी, बिल्कुल। जी, जी। देखिए, फ़खर भाई ऐसा नहीं कि कुछ काम ग्राउंड पे नहीं हुआ।
जी, जी। मैं मानता हूँ कुछ ग्राउंड पे 2 तरह का काम होता है, वन व्हिच इज़ रिवर्सिबल, वन व्हिच इज़ नॉट रिवर्सिबल। अगर मैं आपको 10-11 चीज़ें गिनाता हूँ, देखिए वो जो 50,000 टेररिस्ट घूम रहे थे, पकड़े गए? नहीं। मसूद अज़हर, हाफिज़ सईद, सलाउद्दीन की सिक्योरिटी अब भी है, नहीं है। जी, जी। मियां मिट्टू की सिक्योरिटी अब भी है, बिल्कुल है। बैड टीम्स एक्टिव है, अफ़ीम का कारोबार चल रहा है, ड्रोन से स्मगलिंग हो रही है, पीएफआई का डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, आईएसआई उसमें अभी पकड़ा गया। जी, जी। आपका अभी एक आईएसआई का ऑपरेटिव नेपाल में क्या नाम था, लाल मोहम्मद मारा गया काउंटरफेट करेंसी के साथ, करेक्ट? तो जी, जी। अगर ये 10-11 बैड टीम्स अब भी एक्टिव है, इंसर्जेंसी अब भी एक्टिव, लॉन्च पॉइंट्स अब भी है, कैंप अब भी चल रहे हैं। ये मैंने 11-12 आपको चीजें गिनाई जिससे एक टेररिज्म पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है विज़-अ-वी इंडिया। जी, ठीक है, जी। विज़-अ-वी इंडिया खासकर। आपके यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अब भी आपके यहाँ, आधी से ज्यादा तंजीमें आपकी इंडिया की तरफ देख रही है। जी। अगर इनमें से 5-7 चीजें कम हो तो हम कहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव से लेकिन सुमित भाई एक चीज़ और है, ठीक है, आपका अपना एक स्टांस है इंडिया का, वो बिल्कुल कर सकते हैं, एक आज़ाद मुल्क है, वो कर सकते हैं। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कि दुनिया नहीं देख रही इस चीज़ को। मैं ये कहता हूँ ठीक है जी, आपने कहा जी अफ़गानिस्तान में तालिबान ये अमन ज़वाहिरी, एफएटीएफ से इससे बहुत पहले की कहानी है। अगर हम देख लें 2018 में जब इमरान खान साहब ने चार्ज दिया था, उसके आस-पास की कहानी और ये 4 साल चलती रही। ना अमन ज़वाहिरी का पता था और ना ये पता था कि अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर कर लेंगे। उस वक़्त कम से कम किसी को ये खबर भी नहीं थी। ठीक है, वो लड़ रहे थे उनके खिलाफ। लेकिन दुनिया इस चीज़ को अभी 2 दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट की वो वीडियो भी आपने देखी होगी। उन्होंने कहा जितना मुतासिर दहशतगर्दी से पाकिस्तान हुआ है, शायद ही किसी और मुल्क ने इतना नुकसान उठाया हो। तो मैं ये चीज़ें तो अब शायद उस तरीके से पहले नहीं मानी गई थी, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा बहुत माननी शुरू हो गई। मैं ये नहीं कहता कि उसमें हमारी गलतियाँ सर नहीं थी। मैं देखिए कभी ये नहीं कहता कि हमने अफ़गान जिहाद में जाकर और हमने बहुत अच्छा फैसला किया, हमने कश्मीर में जाकर जो कुछ किया बड़ा अच्छा था। नो, नो, इन सारी चीज़ों के होते हुए लेकिन जो नुकसान हुआ, उसको अब शायद लोग देखने लग गए कि नहीं यार ये आम लोगों का नुकसान हुआ सर। बिल्कुल, आम लोग मरे बिल्कुल ना, जो मैं 60-70 हज़ार लोग गए तो वो तो आम लोग ही थे, वो बेशक आई किसी एग्री की विद वजह से गए। आई एग्री विद यू। देखिए जी, हमारे जी। यहाँ भी कश्मीर में करीब अब तक 42,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। कोई जी। 42,000 छोटा नंबर नहीं है। न आपने एक 70 इंसान भी अरब अगर वैसे मर रहा है बगैर किसी रीज़न के सर, बहुत गलत है बड़ी ना, वो चीज़ है। ज़रूरत नहीं है ना, लोगों को मरने की बिल्कुल, ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर भाई हुआ क्या देखिए, जो आपने चीज़ें लगाई है, हो सकता है उससे जो इंटरनेशनल टेरर फंडिंग होती है, उस पे कहीं न कहीं लगाम लगी है। कुछ मेजर्स आपने ज़रूर लिए होंगे। बट हम जो टेररिज़्म को देखते हैं, जी, हम जो देखते हैं अपनी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बिल्कुल ठीक। ओवरऑल मेन मायने में जो आपने चेंजेस हो सकता है ओवरऑल दुनिया में उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा, ज़ाहिर-सी बात है, पड़ा होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ जी, उसको। बिल्कुल सही। बट मैं एज़ अ इंडियन अपनी जो मेरे को 10-11 चीज़ें जो हमको इफ़ेक्ट करती है, जी, भाई उसमें फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। उसमें मुझे वो मैंने 11-12 चीज़ें गिनाई, अगर इसमें से आधी जाएँ, 1/4 जाए तो मैं कहूँगा हाँ, 40%, 30%, 50% इम्पैक्ट पड़ा है। जी, जी। हाँ, तो दैट माय पर्सपेक्टिव इज़ फ्रॉम इंडियन अंडरस्टैंडिंग। और देखिए अमेरिका को भी अपने भी इंटरेस्ट देखने हैं, हमारे भी इंटरेस्ट देखने हैं। और अब अभी जो नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है उसमें तो अमेरिका ने बताया नंबर 1 और मोस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर इन द वर्ल्ड इंडिया। ये तो इंडिया को डिक्लेयर कर चुका है ना रिटन में, अब तो कोई जी, बयान नहीं है। तो पर हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं देखिए, उन्हें भी मतलब अपना वो एनालिसिस देना है, उन्हें भी अपनी दुकान चलानी है, उन्हें भी देखिए आप बॉलीवुड से और पीआर की दुनिया से एक चीज़ सीखे होंगे फखर भाई, जी, जी। आप अच्छी चीज़ बोलो कोई आपको नहीं पूछेगा, किसी को 2 गाली दे दो, कोई कंट्रोवर्सी खड़े कर दो, रात को कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो, वो बिल्कुल। पूछना शुरू कर दें। आप बोल दो आज कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में दरार, हेडलाइन चल जाएगी पूरे मीडिया में। ये हेडलाइन चल जाएगी पूरे, आप बोल बिल्कुल। दो एक और रिलेशन मजबूत हुआ, कहेंगे ये तो हो ही रहा है, इसमें नई क्या बात बताई, दरार बता कहाँ है? देखिए हुँ। मीडिया में सांड और सांड का कांड बिकता है। ये सच्चाई है। नहीं बिल्कुल सही है सुमी जी थैंक यू वेरी मच बेसिकली क्योंकि मैंने जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो है फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया का उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो उस वजह से मैंने इस चीज़ नहीं को बीच में इंक्लूड किया और पाकिस्तान के लिए नो डाउट कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी पाकिस्तान ने कोशिश की इसके ऊपर और एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करूँगा सब ने अक्रॉस द बोर्ड जिसमें हमारी मिलिट्री के लोग भी शामिल थे, जिसमें हमारे पॉलिटिशियन भी शामिल थे। शायद वो पहला ये पॉइंट है जिसके ऊपर सब इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलके मतलब इससे एक चीज़ साबित हुई कि अगर ये मिल के काम करें, तो इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली नहीं करते। चले ये तो अच्छा हुआ अमेरिका का प्रेशर था या हिंदुस्तान का प्रेशर था या सऊदी अरब का प्रेशर था या किसी एक्स वाई जेड का प्रेशर था। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ।
बिल्कुल। अगर ये चीज ना होती तो शायद ये बहुत सारे मसले ऐसे थे कि समझ कुछ नहीं आ रही थी कि भाई क्या हो रहा है, कि अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ, आपका और हमारा बॉर्डर तो यकीन करें कि सुमित साहब बहुत, मतलब शांत मैं है। कहता हूँ बहुत सिक्योर है। हाँ, हिंदुस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर कभी आपको इत्तेफाक हो तो आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। और उसके बावजूद भी लोग खुश नहीं है, कहते नहीं जी ये तो मतलब हमें तो हर जगह जहां से हमारा दिल करे हम इंटर, और जहां से हमारा दिल करे हम एग्जिट करें। तो ये सारी चीजें तो हिंदुस्तान को नहीं फेस करनी पड़ रही, हमें फेस करनी पड़ती है, और इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए फ़खर भाई, मैं आपसे इत्तेफ़ाक़ राय रखता हूँ, जो हमारे बागची साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था, हम कह रहे थे कि उन्होंने भाई बैलेंस स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, ऑप्टिमिज़्म उन्होंने है। बड़ी बैलेंस बात की है। उनके उनके उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। उनके स्टेटमेंट में ऑप्टिमिज़्म, मुझे ऑप्टिमिज़्म बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल ऐसा। और हम चाहते हैं, दिल से हम यही चाहते हैं कि ये जो ऑप्टिमिज़्म हो, ये बढ़े, ये चले, हम्म, बरकरार रहे और बढ़े। हम देखिए, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान टेररिज्म ऑफ सेंचुरी ऑफ टेररिस्ट बने। नुकसान होता है। नुकसान सबका हो रहा है, हम चाहते हैं ये चीज़ कंट्रोल हो और हम यही उम्मीद करते हैं कि चीज़ कंट्रोल हो। बट मैं बिल्कुल एज़ अ इंडियन अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि भाई ये 10-11 चीज़ें जो मेरे को इम्पैक्ट करती है, जो हमें हम्म, इम्पैक्ट करती है, इन पे कब एक्शन होगा? अगर ठीक इनमें है। से 5 चीज़ें कम हो गई होती, मैं कह रहा नहीं फ़खर भाई, हमें 5 चीज़ें ग्राउंड पे दिख रही, पर हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले टाइम में शायद ये खत्म हो, कम हो। बट हाँ, एक चीज़ मैं डायरेक्ट बोलूँगा आपको, और बिना उसके, देखिए फ़खर भाई, आपके पॉलिटिशियन के हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगा, तो उल्टे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तो पाकिस्तान मैंने आपको बता दिया ना कि उस एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो पॉसिबल नहीं था, उन कुछ लोगों ने पॉसिबल नहीं। कोशिश की तो ये चीजें हुई हैं। मैंने तो आपको इसलिए बता दिया कि मुझे भी बताओ, पॉलिटिशियन भी इकट्ठे नहीं होते। सच्ची बात है सर, मुख्तलिफ पार्टीज नहीं इकट्ठी होती। मैं आपको ये फ़खर वाहिद भाई, पॉइंट था जिसपे इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकजई, इसफंदियार वली खान और इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इन ये सब इकट्ठे हुए तो ये चीज हुई है। अगर ये हो जाए तो मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है सर। फ़खर भाई, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे, 5 से 10 साल में ये कैंसर पाकिस्तान से 100% खत्म कर हो सकते सकता है हैं। सर। बिल्कुल, 100%, आई 5 एग्री से विद 10 यू। साल, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 साल में आपको फ़र्क दिखेगा, 10 साल में माइक्रोस्कोप लगाने से बिल्कुल ढूँढोगे ठीक। तब भी नहीं मिलेगा ऐसा। एग्री। बट एग्री जब बिल्कुल। चाहेंगे तो। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए विल चाहिए, और बाजवा साहब ने भी बहुत दफ़ा कहा, लेकिन अब जो नेक्स्ट जो भी साहब आएँगे हम उनसे उम्मीद तो यही है, बाकी अब खुदा जाने और वो जाने, अब हमें नहीं पता कि कौन साहब होंगे और कैसे होंगे। ये तो जब वो आएँगे तो फिर अंदाज़ा होगा कि उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं। मेरे ख़्याल में होनी ये चाहिए कि मुल्क के मुफ़ाद में होनी चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हो, और इधर-उधर देखने से बेहतर है कि फ़ोकस हो अपने काम पे और अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो वो बेहतरी आ सकती है। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। और एंड में आपको भी और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको दिवाली की मुबारकबाद, क्योंकि दिवाली आ रही है, मंडे को दिवाली है और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो कुछ दोस्तों को तो खैर मैसेजेस मैं करता हूँ, अभी उसी दिन करूंगा, लेकिन जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जिसे कहते हैं कि दिवाली की मुबारकबाद। सुमित भाई आपको भी इन एडवांस, खैर आपसे तो बात होती रहती है। थैंक यू वेरी मच, आपकी फैमिली को और फ़खर जितने भाई, दोस्त हमें देखते हैं। जी, जी। आपके चैनल से आपको, सबको, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, जहाँ भी दुनिया में कोई हमें देख रहा है, जी, बिल्कुल। सबको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा एंड में। जी, जी। देखिए फ़खर भाई, नथिंग इज़ ईज़ी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नो बिल्कुल, आइडिया इज़ एज़ पावरफुल एज़ व्होज़ टाइम हैज़ कम। अगर हम ये बिल्कुल। माने कि हमें इस आइडिया का टाइम आ गया है, इस चेंज का टाइम आ गया है, आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे, और हम किसी और ही चीज़ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, होपफुली करेंगे, और उम्मीद है कि ये चीज़ आएँगी। होप इज़ अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज़ नेवर डाई। सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर सर, योर थैंक टाइम, आपने शो जॉइन किया, क्योंकि काफ़ी बिज़ी शेड्यूल चल रहा होता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, फैमिली और रिलेटिव्स और सारे लोग आना-जाना, दोस्तों यारों ने, लेकिन इसके बावजूद आपने जॉइन किया। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे किसी और न्यूज़ अपडेट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। यू फ़खर भाई। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू।